आज बात यूपी के सियासी दंगल की करेंगे। इस जीत का सेहरा पीएम मोदी और योगी के सिर बंधा है। आज जब पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे जबरदस्त तरीके से लगाए गए। बीजेपी सांसद जोश में दिखे। यूपी में बम्पर जीत के बाद जहां बीजेपी का जोश आई है तो वहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसा सदमा लगा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। यूपी में कांग्रेस का सूखा तो इस चुनाव में भी बरकरार रहा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पार्टी को 1985 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल था, वो 37 साल के बाद कैसे 2 सीटों पर ही सिमट गई। इस हार के लिए कांग्रेस मंथन पर मंथन कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग तक बुला डाली, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। कांग्रेस के नेताओं ने फिर दोहराया सोनिया और राहुल नाम केवलम, यानी कांग्रेस नेतृत्व और नीतियों से जूझ रही है, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व ने वो कर दिखाया जिसने भविष्य की बड़ी लकीरें खींच दी है। 37 साल बाद यूपी में कोई सरकार दोबारा बनने जा रही है। वैसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है? क्या कांग्रेस के सामने अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है? क्या कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच नहीं रही? क्या अब बीजेपी को कांग्रेस कभी टक्कर मजबूती से दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? क्या अब क्षेत्रीय पार्टियां ही कांग्रेस के विकल्प के तौर पर बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई हैं? सवाल कई हैं। आज सबका जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मोदी ने जो कहा वही हुआ। होली से पहले बीजेपी ने होली खेली, जीत की होली, मेहनत की होली, लोकतंत्र की होली। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का चौका लगाया तो इतिहास के कई पन्ने बदल गए, कई रवायतें छूट गई तो कई मिथक टूट गए। लेकिन बिना थके, बिना रुके जीत के बाद भी बीजेपी का रथ दौड़ रहा है, सरपट भागे जा रहा है। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ को ही देखिए। जीत के बाद अक्सर नेता आराम फरमाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं या फिर परिवार के साथ समय बिताते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ लखनऊ का भविष्य संवारने के लिए दिल्ली में है। पहले दिन यूपी के भविष्य पर पीएम से लेकर पार्टी अध्यक्ष से चर्चा की, रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से मंत्रणा किया। दिल्ली में योगी के दूसरे दिन की सुबह भी मुलाकातों से शुरू हुई। राष्ट्रपति कोविंद से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मेहनत के मामले में बीजेपी के नेताओं की कोई सानी नहीं। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। हालांकि कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर को इतिहास की याद दिलाकर पलटवार किया। मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अब अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री हैं, मित्र है मेरे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु जब हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? मेहरबानी करके राजनीति में उतार चढ़ाव लगे होते हैं। वैसे देश में कांग्रेस की सियासी हैसियत क्षेत्रीय दलों से भी छोटी होती जा रही है। कांग्रेस की सीमाएं सिमट रही हैं, उसके नेताओं की जनता में अपील कमजोर हो रही है। यूपी में तो इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली है। पंजाब से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन केजरीवाल के बवंडर के आगे सभी पार्टियों के तंबू उड़ गए। 403 सीट वाले यूपी विधानसभा में तो कांग्रेस 2 सीट पर जाकर सिमट गई है। समाजवादी पार्टी ने जोर जरूर लगाया, लेकिन योगी को अखिलेश टक्कर नहीं दे सके। हालांकि मुलायम को लगता है कि उनके बेटे ने बहुत मेहनत की। कांग्रेस को भी आशीर्वाद की जरूरत है, जनता के आशीर्वाद की। लेकिन कांग्रेस का सियासी पैटर्न गड़बड़ा गया है, जिसकी तरफ संसद में हाल ही चर्चा के दौरान तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा था। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है।
इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के लिए यह संकट का काल है। इसी हताशा और निराशा के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई। हार पर मंथन किया गया, लेकिन हुआ ढाक के तीन पात। यानी सोनिया और राहुल की धुरी के इर्द गिर्द की कांग्रेस ने परिक्रमा करने का फिर फैसला लिया है। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें। कांग्रेस के पास बीजेपी की काट नहीं है, फिलहाल तो देखकर यही लग रहा है। यही वजह है कि राहुल को भी कहना पड़ गया कि 90 के दशक की तरह आज चुनावी जंग नहीं जीती जा सकती। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी आखिर कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है? उधर बीजेपी एक्शन में दिख रही है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही भविष्य के चुनावों पर रणनीति भी बना रही है, जिसकी झलक 5 राज्यों के नतीजों के बाद ही गुजरात में पीएम के रोड शो में देखने को मिला। क्या कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा एजेंडा है जो उसकी सियासी तकदीर बदल सकेगी? आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि ये तो अभी झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। फिलहाल आपको जल्दी से दिखा देते हैं बीजेपी गठबंधन की सरकारें कहां हैं। ये पूरा इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। 2014 के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत कम बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत नहीं हासिल की हो। उसमें बंगाल का आप उदाहरण ले सकते हैं या फिर बाकी कुछ जगहों का, उत्तराखंड में, जैसा कि हम उत्तराखंड माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में हम सबने देखा था। छत्तीसगढ़ में प्रचंड तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन यहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार कहां है। शुरुआत ऊपर से कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इधर आप बिहार आ जाएंगे, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर पूरा भगवामय हो गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इधर आप आ जाइए गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव वहां पर होने हैं। और नीचे की तरफ आप आ जाएंगे कर्नाटका। इस इंडिया की मैप में आप देख पा रहे हैं भगवा कितनी तेजी से अपने पैर पसारते हुए चारों तरफ बिखरा पड़ा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार दिखा दी, गठबंधन की सरकार, इस बात पर आप जोर डालिएगा, 2 राज्य ऐसे हैं, एक तो राजस्थान और छत्तीसगढ़। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इसके अगर इधर जाकर हम बात करें तो आपको बताते चले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में वो तीसरे नंबर की पार्टी है अभी जो वहां पर महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार है। अगर हम बात करें बिहार से सटे हुए राज्य की तो वहां पर भी स्थिति उसके लिए बहुत, क्योंकि वहां पर सोरेन गठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, झारखंड के बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में उसकी मजबूती जरूर दिखाई देती है। लेकिन आपको बताते चले नीचे डीएमके की सरकार में यहां पर भी उसके लिए बहुत मजबूत स्थिति नजर नहीं आती है, क्योंकि डीएमके वहां पर पहली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उसके नीचे है। यानी कि सिर्फ 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर तो मजबूती से टिकी हुई है कांग्रेस, लेकिन बाकी जगहों से लगातार उसका सुपड़ा साफ होता हुआ चला गया और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले वो नीचे लगातार फिसलती हुई खिसकती हुई चली गई। ऐसे में आगे क्या होगा? 2024 को लेकर बीजेपी अभी से आक्रामक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का संबोधन दिया था, खासतौर से हम सब ने देखा था, उस संबोधन के जरिए बीजेपी दफ्तर दिल्ली में एक बड़ी लकीर भारतीय जनता पार्टी की ओर से खींचने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दल बीजेपी जैसी विशाल पार्टी का मुकाबला आप कैसे करेंगे, ये अपने आप में सवाल यहीं से खड़े होने लगे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप लगातार मणिपुर में काफी कोशिशें की थी, पसीना बहाए, और वहां पर भी हम सब ने देखा किस तरह से पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क, मणिपुर में जिस प्रचंड तरीके से बीजेपी जीत कर आई। पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना आप समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अभी तो मतलब 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, अभी सेलिब्रेट 2024 की तैयारी अभी से आप लोग करने लगे कि ये तो अभी झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। 2 साल का भी अंतर है, 2 साल लंबा वक्त होता है। संबित पात्रा जी, अभी तो प्रचंड बहुमत में प्रचंड उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है, कैसे करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि जो आपके चैनल के रिपोर्टर ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया आरंभ में, डिबेट के आरंभ में, वो बहुत सटीक था और बहुत ही सटीक रूप से आपने दिखाया कि एक दिन भी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के नतीजों के पश्चात एक दिन भी आराम नहीं किया है।
मैं अपने पुराने डिबेट्स में भी कहते आया हूं और आज मैं फिर से उसको रीआइटरेट अर्थात फिर से दोहराऊंगा कि पीएम का अर्थ केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध किया है कि पीएम का अर्थ पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। जिसके पास पसीना और मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है, पीएम उसी के पास, वो कुर्सी उसी के पास होती है। आप देखिए अगले दिन ही गुजरात में अथक परिश्रम करते हुए नजर आए। योगी जी अगले दिन परिश्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली में है। आप अमित शाह जी को देखिए, आप नड्डा जी को देखिए। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो आज फिर से सड़क पर उतरा हुआ है, किस प्रकार से पार्टी के कमान को संभाला जाए और अच्छे तरीके से उन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि हम जो प्रचंड बहुमत हमें मिला है, इन राज्यों में हम डिलीवरी कैसे करेंगे। देखिए चित्रा जी, हमने पहले भी डिलीवर किया है, विगत दिनों में डिलीवर किया है और वही कारण रहा कि आज हमारी इस प्रचंड बहुमत के साथ इन 4 राज्यों में सरकार बन रही है। जो किसी ने कभी सोचा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य रहा, मैं लिख के भी लाया था। आवास योजना के माध्यम से 42 लाख लोगों को घर देना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों तक सम्मान निधि पहुंचाना, 2 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण करना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, 1.41 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना और गैस कनेक्शन 1.61 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाना। इसी का तो नतीजा रहा कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। यही काम डबल स्पीड के साथ, डबल इंजन की सरकार सभी राज्यों में करेगी। पंकज श्रीवास्तव जी, सीधे आपके पास आते हुए, उनके पास तो डबल इंजन है, मोदी मॉडल जिसके बलबूते लगातार 14-19 वो जीत रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक योगी मॉडल भी आ गया है, बुलडोजर बाबा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सिकुड़ती हुई चली जा रही है। मंथन आप लोगों में होता है लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आता। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के सामने कांग्रेस लगातार अपना अस्तित्व खोती हुई क्यों चली जा रही है? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छी जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें बधाई। चुनाव खत्म हो गया है, किसी तरह की कड़वाहट का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जल्दी एक चिंतन शिविर लगाएंगे। और आपने जैसा कहा कि हमारे लिए चिंता की बात है और इससे कौन इनकार कर सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की वजह। पर एक बात बहुत विनम्रता से हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया था जो उसकी कल्पनाओं से उठ जाता, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो। नीति आयोग कह रहा था कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तर प्रदेश गरीब प्रदेशों की सूची में 3रे नंबर पे है। आवारा पशुओं की जो समस्या थी, ये कोई हमारी कल्पना की उपज नहीं थी। हाथरस की उस बेटी की चीख और उन्नाव की बेटी की चीख आज तक के जरिए हमने देखा था, हमने सुना था। तो एक विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम है कि वो जनता के शोक को शक्ति में बदले। और लगातार कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की। प्रियंका गांधी जी ने लगातार मेहनत की और सफलता नहीं मिली, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारी कोशिशों में जो एक विपक्षी दल को करना चाहिए, क्या हमने उसमें कमी की? हमने नहीं। जहां तक सफलता असफलता की बात है, देखिए चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र नहीं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है। गालिब ख्याल अच्छा है सर, इसमें तो ये बात आ जाएगी ना, चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। लोकतंत्र के जरिए जनता ही, पंकज जी सुनिए ना, वही फैसला करती है कि वो अपने ऊपर किसको शासन करने देना चाहती है। आपने अब हाथरस का उदाहरण दिया सर, वहां पर बीजेपी अगर शानदार तरीके से जीतती है, लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी सीटें उसके पाले में चली जाती हैं, तो महत्वपूर्ण होगा ना कि आप जिस शक्ति को ताकत में बदलना चाहते हैं, उसको और आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, वही शक्ति पलटकर बीजेपी को ही जनता क्यों दे देती है? पंकज जी, मैं एक सेकेंड 2024 के लिहाज से जरा 691 सीटों वाले, सर सुनिए ना पंकज जी, 691 सीटों वाले 6 राज्यों में आपके पास एक भी सीटें नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि कांग्रेस पार्टी की अभी क्या स्थिति हो गई है? नहीं, आप अगर मुझे थोड़ा सा वक्त देती तो मैं स्पष्ट कर देता कि अभी भी देश में दूसरे नंबर पर अगर किसी के विधायक हैं, किसी की शक्ति है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो कांग्रेस की। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात नहीं, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं से बहुत पीछे हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन जो अभी आपने लखीमपुर वगैरह की बात की, मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सोचिए कि जहां किसानों को कुचला गया और जिन पर आरोप हो,
अगर वो जीत रहे हैं तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अगर बलात्कार हुआ है, बलात्कार के आरोपी का पक्ष जीत रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात नहीं है, ये आपकी भी चिंता की बात होनी चाहिए, पूरे समाज की चिंता की बात होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है कि जो वोट पाएगा वो सरकार चलाएगा, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी डेमोक्रेसी का प्रश्न है, एथिक्स का भी प्रश्न है। संबित पात्रा जी वो बता रहे हैं कि आप जीत तो भले गए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो मुद्दे गंभीर थे वो मुद्दे थे नहीं चुनाव में, चाहे लखीमपुर खीरी की बात हो या फिर हाथरस की बात हो या प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात हो। देखिए चित्रा जी, यहाँ पंकज भाई कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, उन्होंने सही कहा, नतीजे आ गए हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, अमेठी और रायबरेली तक में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में विनम्रता पूर्वक हम दोनों को डिबेट करना चाहिए, ना मुझे उन पे कोई छिटाकसी करना चाहिए। वैसे भी नाम उनका पंकज है, पंकज का अर्थ कमल ही होता है, यहाँ भी कमल ही खिला हुआ है। मुझे लगता है बहुत छिटाकसी नहीं करना चाहिए। 2 विषय विनम्रता के साथ मैं भी रखना चाहूंगा। देखिए कहीं ना कहीं अब बेचारे पंकज जी क्या करेंगे, आप उनको 5 मिनट तक सवाल पूछेंगी तो ये क्या बोलेंगे, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, मैं हार गया, अब बड़े राहुल जी ने कोई मेहनत, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना। अब प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो अच्छी अच्छी बातें हिंदी में घुमाएंगे फिराएंगे। पंकज जी बहुत पसंद आ रहे हैं बातें जो मैं कहना चाहता था, और पंकज में कमल का फूल भी नजर आ रहा है आपको। अब तो हर जगह ही उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिल गया, पंकज जी में तो पंकज है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल मत बदलिए, आप तो पंकज ही रहिए। उत्तर प्रदेश भी पंकजमय हो गया है। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए विनम्रता के साथ एक सजेशन है, आप इसको कन्वे करिए राहुल बाबा को। ये कांग्रेस का नाम कहीं ना कहीं अब बदल करके कांग्रेस नहीं डाइग्रेस या रिग्रेस रखना चाहिए। कांग्रेस का नाम अब कांग्रेस में क्या रखा है, डाइग्रेस मतलब भटकना, लटकाना अटकाना भटकाना तो था ही, मुद्दों को भटकाना ये डाइग्रेस, और रिग्रेस मतलब पतन। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार चुनावी राजनीति में उनका पतन हो रहा है और भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये डाइग्रेस और रिग्रेस हो गई है। और तीसरी बात, देखिए चित्रा जी बुरा मत मानिएगा, 2012 से मैं सुन रहा हूं कि इनका चिंतन शिविर होने वाला है। तब से वो चुनाव हारे और 14 में तो फाइनली हार गए, तब से हार ही रहे हैं। चिंतन शिविर होगा, मंथन होगा, चिंतन शिविर होगा, मंथन। अरे अभी तक कनात भी नहीं आया, अभी तक बांस भी नहीं आए हैं, अभी तक टेंट का सामान भी नहीं आया। ये सब सामान आएगा कब, ये शिविर लगेगा कब, फिर मंथन कब होगा? तब तक तो 24 हो ही जाना है। अब देखिए, ठीक है पंकज जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान का वो चिंतन शिविर भी मुझे याद आता है जिसमें सत्ता जहर है ये कहकर राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बदला नहीं है। मैं फौरन लौटूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है उसको लेते हुए। 2 और मेहमान हमारे साथ बने हुए, अतुल सक्सेना जी भी जुड़े हुए, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर, विशाल जी आपके पास भी आऊंगी। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की, असेंबली चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं देगी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। असेंबली चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं। आपको बताते चले 10 से ज्यादा ऐसे मंत्री जो चुनाव हार गए हैं, असेंबली चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं देगी बीजेपी। एमएलसी चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी का ये बड़ा फैसला है। संबित पात्रा जी, जल्दी इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। पंकज जी फौरन लौट रही हूं आपके पास में। 10 से ज्यादा मंत्री हार गए, वो तो पलक पापड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे कि कम से कम एमएलसी के रास्ते ही सही कि विधान परिषद में उनकी एंट्री हो जाएगी। देखिए चित्रा जी, ये एक संगठनात्मक फैसला हो सकता है। मैंने इस फैसले के विषय में अभी डिबेट के बीच में जब आपने ऐलान किया तभी सुना है, तो मुझे लगता है संगठनात्मक विषयों पे पूरी जानकारी के बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा, पूरा अध्ययन करके अगले डिबेट में इस पर बोलूंगा। ठीक है। पंकज श्रीवास्तव जी, संबित पात्रा की बातों पर आपको जोड़ना चाह रहे थे। मंथन तो होता है, लेकिन उस मंथन से कुछ निकल कर नहीं आता है पंकज श्रीवास्तव जी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, उनके शब्दों में मैं बोल दूं कि बीजेपी जहां जहां सत्ता में आती है फिर वो जाती नहीं है, और कांग्रेस जहां जहां से चली जाती है उसके बाद दोबारा उस राज्य में आती नहीं है। क्या होगा इस पर जवाब? माननीय प्रधानमंत्री को मैं क्या कह सकता हूं, बस इतना याद दिलाऊंगा कि 2017 के बाद 10 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी का आप गिन लीजिए, जिसमें मोदी जी ने लगातार कोशिश की। तो इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। राजस्थान, झारखंड हारी, बंगाल हारी, 10 चुनाव हारी। तो ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है और मोदी जी इस तरह से बोल दे रहे हैं, ठीक है प्रधानमंत्री है, उनको मैं क्या कहूं, लेकिन मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, संबित जी ने बहुत सी बातें कही,
उनको बता दूं कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह, उनका नाम कांग्रेस सिंह, एक कांग्रेस के सिंह के रूप में ही वो प्रसिद्ध थे। तो कांग्रेस को इस तरह नाम बदल देना चाहिए, वरना चाहिए, ये करना चाहिए, ये अब आपको शोभा नहीं देता। बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है। और एक बात और आपको याद दिला, 1951 में जनसंघ का गठन हुआ और 1980 में आके भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गांधीवादी समाजवाद हालांकि उस समय आपने अपना लक्ष्य रखा था, जो अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। और लगातार अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लालकृष्ण आडवाणी जी, एक जमाने में बलराज मनोहर जी, बड़े बड़े स्टारवर्ड्स। और आप कभी भी चुनावी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते थे। आप 2 सीट 3 सीट के लिए तरसते रहते 89 के पहले। तो क्या ये सारे नेता, ये सारे चिंतन जो आपके नागपुर में लगातार हुआ करते थे, वो सब बेमानी थे? इतिहास का एक दौर है संबित जी, एक इतिहास का दौर है, अपने ही इतिहास से सीखिए। अरे इतिहास के दौर में ही तो सबक सीख, आप मतलब संबित पात्रा को इतिहास का सबक सिखा रहे हैं। सबक तो सर आपको सीखना है पंकज श्रीवास्तव जी, अभी बीजेपी को थोड़ी ना सीखना है, अभी तो आपको सीखना है कि आपने क्या सीखा। हर राज्य से पराजय, आम आदमी पार्टी जैसी, आम आदमी पार्टी पंजाब में आपका सुपड़ा साफ कर देती है। अभी तो कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत है। सुपड़ा तो मोदी जी का भी पंजाब में साफ हुआ है, हाँ हमारा ही थोड़ी हुआ है। ठीक है संबित पात्रा जी, सुपड़ा ठीक है, सुपड़ा तो बीजेपी का भी साफ हुआ है, वो पंजाब किनारे में। ठीक है, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ अतुल जी आपके पास और विशाल जी। जनसंघ ने असफलताओं के दशक देखे। हाँ ठीक है संबित पात्रा जी जल्दी से। दिन की 7 साल 8 साल की सफलता से इतना मत, अब ये शांत हो जाएं पंकज भाई, तो अपनी सफलता पर इतना ज्यादा मत उतराइए संबित पात्रा जी। नहीं चित्रा जी, मैंने तो पंकज भाई को बड़ा भाई भी कहा, मैंने तो कहा वो अच्छे व्यक्ति भी हैं, और थोड़ा सा मजाकिया तौर पे मैंने कहा पंकज का अर्थ कमल होता है, तो कहाँ इतरा रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, आगे भी प्यार से ही बात करेंगे, अहंकार से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मगर मुझे कांग्रेस के कई लोगों के ऊपर बड़ा आश्चर्य होता है जब वो कहते हैं कि भविष्य में हमारा बड़ा कमाल होने वाला है। आप भी तो कभी 2 पार्टी वाले 2 MP वाले पार्टी थे, देखिए आप आज संपूर्ण राज्य में हैं, हर जगह आप बहुमत में हैं, हमारा भी भविष्य ऐसे ही होगा। देखिए पंकज जी, आप पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं, जिस समय हमारे पास सत्ता नहीं था, जिस समय हम परिश्रम कर रहे थे, मोदी जी, वाजपेयी जी, आप याद करिए, प्रचारक थे। आप जानते ही किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, आपको शायद पता होगा। ये अपने कपड़े खुद साफ करते थे, राज्यों में जाके महीनों महीनों तक पड़े रहते थे, खुद अपना खाना पकाते थे, दूसरे के घरों में खाना पड़ता था। इतना परिश्रम करने का नतीजा आज ये भगवा ध्वज जो आपको दिख रहा है ना, जो भाजपा के झंडे दिख रहे हैं ना, ये उनके परिश्रम का नतीजा है। जिस दिन राहुल गांधी आइसक्रीम खाना छोड़ करके, बैडमिंटन खेलना छोड़ करके, बैंकॉक जाना छोड़ करके प्रचारक की तरह इस प्रकार परिश्रम करने लगेंगे, हम डरेंगे। हमको भी लगेगा कि वाकई ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा। मगर वो तो खुद आइसक्रीम खा रहे थे रिजल्ट के दिन, वो तो बैडमिंटन खेल रहे थे। पंकज जी जल्दी से इस आइसक्रीम वाली बात पर अपनी प्रतिक्रिया, उसके बाद 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इतने निश्चिंत कैसे रह लेते हैं आपके नेता? नहीं पंकज जी, इतना निश्चिंत कैसे रह लेते हैं आपके नेता? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे पलटकर। मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी बस यही करना चाहता हूँ, संबित जी बहुत विद्वान आदमी है। जब आप लोग चिंतन शिविर ही कर रहे थे 25 में RSS बनने के बाद, तो लाखों लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जेल जा रहे थे, लाखों लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार कोड़े खा रहे थे। उस समय आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने नहीं आए, और उसी का नतीजा था कि जैसे आप जिस भगवा की बात कर रहे हैं, पूरे देश को तिरंगा फहरा, आप उस त्याग ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, बाकी दोनों मेहमानों को भी हम शामिल करते हैं इस चर्चा में। ठीक है पंकज जी, अब जब आप खुद ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो बाकी दूसरा कोई क्या कर लेगा। लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे संबित पात्रा, सीधे आपके पास आते हुए अतुल सक्सेना जी, पराजय की परतों से क्या सबक सीखा है समाजवादी पार्टी ने? क्या सबक मिला आप लोगों को इस चुनाव से? और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारी विधानसभा में सीटें बढ़ी। इसके साथ ही अभी मैं पात्रा जी की बात सुन रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कसीदे पढ़ने भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा पी से मतलब पसीनों और इनसे मतलब उन्होंने मेहनत का जिक्र करा। मैं पात्रा जी और चित्रा जी आपसे भी जानना चाहता हूँ, 10 करोड़ की गाड़ी पर घूमने वाले प्रधानमंत्री जी का पसीना कहाँ निकलता होगा? दूसरा इनका मतलब से मूर्ख भी होता है। तो मेरे ख्याल से कि आप प्रधानमंत्री का अरे मैंने आपसे सवाल पूछा है सरकार नहीं बना पाने को लेकर, क्या सबक रहा आप लोगों का? 5 साल वो सत्ता में रहते हैं, फिर से सरकार में आ जाते हैं, अभी भी आपको प्रधानमंत्री ही नजर आ रहे हैं। आपके लिए क्या सबक था अतुल सक्सेना जी?
खुद में कुछ कमियां दिखी या आपको लगा कि नहीं जनता ही ऐसी है वो जाकर बीजेपी को वोट कर देती है? खुद की कमियों पर भी तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप, अतुल सक्सेना जी। इसीलिए बुलाया गया है आपको कि सबक क्या रहे इस चुनाव के विरोधी दलों के लिए। कि मीडिया भी जो है इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है प्रधानमंत्री को कि चुनाव खत्म हो गए और प्रधानमंत्री देखिए 24 घंटे कम काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अरे आपकी स्पर्धा इस बात से क्यों है कि हर राज्य में जो है भगवा लहरना चाहिए? आप ये बताइए कि जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं उस राज्य में उन्होंने क्या देने का काम किया? उस राज्य से भूखमरी चली गई, उस राज्य से बेरोजगारी फिर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं। आप यूपी में रहिए ना, समाजवादी पार्टी तो यूपी पर फोकस करेगी ना या दूसरे राज्यों को देखेगी? आप आईना नहीं देख रहे हैं क्या? अभी आईना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अतुल सक्सेना जी? और मीडिया पर टिप्पणी करना छोड़ दीजिए आप लोग, रिजल्ट आ चुका है ना सर। मीडिया पर टिप्पणी करके खुद को, कार्यकर्ताओं को खुश करना छोड़ दीजिए। थोड़ा वास्तविकता पर बात करें, थोड़ा वास्तविकता पर बात करें प्लीज, और बिना मीडिया पर टिप्पणी, अदरवाइज मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगी सर। ये व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए यहाँ पर बैठकर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, प्लीज। आप ऑडियो डाउन कर दीजिए, वो आपका अधिकार है। बिल्कुल है अधिकार। मीडिया पे बहस करने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पर, मीडिया पर बहस कीजिए। आपका मानता होना चाहिए ना। हाँ। अरे वास्तविकता तो यह है जिस तरीके से ईवीएम का रिप्लेसमेंट की चोरी सामने आई, वास्तविकता यह है कि लखीमपुर पे किसान के ऊपर ये लोग गाड़ी चलाते हैं और 8 वहां से सीट जो है जीत जाते हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलता नहीं है, वहां से जीत जाते हैं। वास्तविकता ये परेशान है ऐसे जो है। आप बताइए किस तरीके से प्रशासन और शासन की मदद से काउंटिंग को रुकवा देने का काम इन लोग करते हैं। वास्तविकता ये है। और वहां पे हमारे प्रत्याशियों की रिकाउंटिंग कराई जाती है, जहां से हमारे प्रत्याशी जो है जीत रहे थे वहां पे काउंटिंग रोक करके दोबारा रिकाउंटिंग करा करके उसे हरा दिया जाता है। ये वास्तविकता है चित्रा जी। वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने पहले अन्याय करा, हम कहते हैं कि अच्छी बात है, चलिए आपने पुराना अपना संकल्प पत्र तो पूरा नहीं करा, अब आप सरकार में है, अब आप करिए। क्यों 24 घंटे नहीं होते मतगणना के बाद और बरेली में 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? जवाब दीजिए आप। वास्तविकता ये है, आप वास्तविकता से दूर भागना चाहते हैं और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सूट बूट पहनते हैं, 10 करोड़ की गाड़ी में प्रचार करने अगले दिन निकल जाते हैं, परंतु केवल चंद पूंजीपति के लिए लोग काम को मेहनत वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेहनत वो। ठीक है अतुल सक्सेना जी, आपने बोल लिया, मैं संबित पात्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे तो लगा था कि कम से कम आत्ममंथन का ये दौर होगा, कुछ सबक आप लोगों ने सीखे होंगे जिसका आप जिक्र करेंगे और आप जैसे नेता के हवाले से आपके कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचेगा। लेकिन आज भी आपको नरेंद्र मोदी का सूट बूट ज्यादा दिखाई देता है, बजाय इसके कि 5 साल की सरकार रहती है बीजेपी की और फिर वो उसी तरीके से प्रचंड जीत तय करके आती है। विशाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, संबित पात्रा जी को जोड़ना चाह रहे हैं। संबित जी बताइए, वो कह रहे हैं सरकारी मशीनरी के बलबूते ये जीत मिली है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में। देखिए चित्रा जी, मैं बहुत कैंडिडली कहना चाहता हूं, खुल के कहना चाहता हूं, अगर वाकई अतुल जी और हमारे पंकज भाई अगर ये सब अच्छे हो जाते और कहते कि हम तो बहुत चिंता में हैं, कैसे हम जीतेंगे, इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी, तो मैं आज निराश होता। मगर तू मैं जब डिबेट में होता है तो अमूमन ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, मगर मुझे शांति मिल रही है कि ये सुधर नहीं रहे हैं। मतलब 24 का रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशस्त है, ये अभी भी ईवीएम पे चिपके हुए हैं। 2 दिन पहले मैं राजभर जी का स्पीच सुन रहा था, राजभर जी ने आप ही के चैनल को शायद इंटरव्यू दिया और कहा कि फर्स्ट फेज पोलिंग के बाद मुझे मालूम पड़ गया था कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार रही है। अरे इन्हीं के खुद के नेता हैं, इनके साथ गठबंधन है राजभर जी के साथ, वो खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज के बाद हमें मालूम पड़ गया था कि हम हार रहे हैं। फिर पत्रकार ने पूछा, फिर आप ये सब भाषण क्यों कर रहे थे? अरे क्या करना पड़ता है, पेशेंट मर भी रहा हो तो डॉक्टर थोड़ी बोल देगा कि मर जाएगा, डॉक्टर तो बोलेगा दुआ करना है, पूजा करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दवाई देता रहता है। उसी प्रकार हम भी जानते थे हम हार रहे हैं, फिर भी हम प्रचार कर रहे थे, ये खुद इनके नेता बोल रहे थे। उस समय तो ईवीएम नहीं था, उस समय तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, आपको तो खुद पता है अपने कर्मों के कारण आप हार रहे थे, उसके बावजूद यहां के आप झूठ बोल रहे हैं। जहां तक मत प्रतिशत का विषय है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो सेकंड रही है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, दोनों के बीच 9% से अधिक का फर्क है। हमें 41 से 42% के बीच का वोट मिला है, लगभग 9% कम है समाजवादी पार्टी का। और विगत 2017 के चुनाव में जो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें 2% वोट अधिक मिला है। अतुल जी,
अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। इस चुनाव में हार भी अतुलनीय है और इस चुनाव में जीत भी अतुलनीय है। जितनी बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, उतनी बड़ी हार कांग्रेस की है। उनकी जीत भी अतुलनीय है, किसी से तुलना की नहीं की जा सकती। अतुल सक्सेना जी, देखिए अतुल शब्द का इन्होंने जो भावार्थ तो सही निकाला, परंतु आप ये देखिए जो भाजपा की जीत है वो अतुलनीय नहीं है, वो छल बल के कारण जीत मिली हुई है। आप यहाँ मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने अभी भी कहा कि आपका हमारे जो समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर है 9% का है। पात्रा जी आपको बता दूं 5% का अंतर हमारा और भाजपा की जीत का अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, 77 सीट ऐसी है जहां पे 200 से लेकर के 1000, 1500, 2000 तक के अंतर हमारे और आपके बीच का है। यदि ये 77 सीट जो है, यदि बसपा चुनाव ठीक से लड़ती और आपके पक्ष में बोलने का काम मायावती नहीं करती, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से गायब हो गए थे, तो शायद ये चुनाव का रिजल्ट जो है समाजवादी पार्टी के एक फेवर में होता, हक में होता। परंतु ये जो आपने रणनीति बनाई, एक विशेष रणनीति के तहत मायावती को बुलवाया आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि आपको भाजपा को वोट दिया जाए। इसी तरीके से बी टीम आपकी जो ओवैसी है उसने वोट प्रतिशत जो आपका हमारे वोट काटने का काम किया, तो आप लोग सत्ता में आए। संबित पात्रा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। विशाल जी ने बहुत देर से अपनी बात नहीं रखी है। अतुल जी, आप कह रहे हैं बीएसपी अगर ठीक से लड़ती तो आप लोगों की सीटें और बढ़ जाती। एमआईएम ने तो ठीक से लड़ा ना। मैं जल्दी से बता देती हूँ, बिजनौर एमआईएम और अगर आरएलडी की जीत का अंतर यानी कि गठबंधन वाला, देखिए दोनों में 1445 का अंतर था। एमआईएम को मिले तकरीबन 2290 वोट। यहां पर भी ये जो एमआईएम ने बड़ी भूमिका निभाई है कुछ सीटों पर आपको हराने की, तो कुछ पार्टियों ने तो ठीक से लड़ा ना। आपको क्यों बीएसपी ही नजर आती है कि अगर वो ठीक से लड़ती तो फिर रिजल्ट कुछ और होता? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन विशाल मिश्रा जी वो बार बार ठीकरा ईवीएम पर, सरकारी मशीनरी पर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजभर जी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे संबित पात्रा। उनकी ओर से कहा गया है कि 2024 के लिए और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। देखिए चित्रा जी, आज समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि वो चुनाव क्यों हारे। इसके बजाय वो अपने हार का ठीकरा दूसरी पार्टियों पर और ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। जहां पर इनकी सरकार बन जाती है वहां पर ईवीएम ठीक काम करता है, और जहां पर इनकी सरकार नहीं बनती है वहां पर ईवीएम के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ना, प्रशासन के ऊपर। 5 साल चित्रा जी आपने देखा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं दिख रही थी? केवल ट्विटर खेल रहे थे। इन्होंने तो पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है राजनीति को। हाथरस पहुंच गए थे पूरी की पूरी पलटन के साथ। आज हाथरस का चुनाव परिणाम क्या है? हाथरस की जनता समझ रही थी कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मुद्दा तो था ना हाथरस का विशाल मिश्रा जी, मुद्दा तो खत्म नहीं हो जाता ना चित्रा जी। हाँ। और चित्रा जी ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, अवसरवादी राजनीति, जाति धर्म तुष्टीकरण के नाम पर ये राजनीति करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाया है और ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी में आजादी के बाद से लेकर अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पॉलिटिकल नैरेटिव ही चेंज हो गया है चित्रा जी। हाँ। जाति धर्म तुष्टीकरण की बात ही नहीं होती, सबके विकास की बात होती है। इनसे पूछिए ना कि क्या उज्ज्वला योजना, क्या राशन, क्या गन्ने का पेमेंट, क्या पीएम किसान योजना के तहत किसान को पैसा, क्या मेडिकल कॉलेज जो खुले, क्या जो बिजली के कनेक्शन दिए गए 1.5 करोड़ घरों में, क्या किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या? नहीं ना। लेकिन इन्होंने गाना चलाया था ना चित्रा जी कि यूपी में का बा, तो इनको नहीं मालूम कि यूपी में सुशासन बा, यूपी में बुलडोजर बा, सारे अपराधी जेलन के पीछे बा, उज्ज्वला योजना बा, मेडिकल कॉलेज खुलल बा, पीएम किसान योजना बा, 2.5 करोड़ किसानों को पैसा मिला, 1.5 करोड़ लगभग घरों में बिजली दी गई। कहां थी तब बिजली? ठीक है, सैफई में बिजली रहा करती थी। तो अपने ऊपर चिंतन करने के बजाय ईवीएम ने काम नहीं किया। पंकज श्रीवास्तव जी, चिंतन अपने ऊपर करना होगा, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से बचना होगा। ठीक है विशाल मिश्रा जी, आपने जो सवाल किया पॉलिटिकल टूरिज्म, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से चुनाव के दरमियान किया गया और खासतौर से इस शब्द का इस्तेमाल आपके ही नेताओं के लिए किया गया था। पंकज श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, विशाल जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ आए हैं, तो कम से कम उन्हें निष्पक्षता का एक अभिनय जरूर करना चाहिए। देखिए पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी ने चिंतन करना चाहिए, कांग्रेस को आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए।
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर आना चाहिए। क्यों नहीं हो गई? बोल लेने दीजिए, आपकी बात हो गई ना, उसके बाद में बोलिएगा, तो ध्यान रखिए। क्यों आपके ही अरे विशाल जी, आपने बोल बोलिए, लिया। बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज। ठीक है विशाल जी, एक बार पंकज जी को बोलने दीजिए, लौट रही हूं मैं आपके की पास। तरह अपने सिर को रेत में घुसा लेने विशाल से जी, अब समस्या का आप समाधान नहीं हो जाता। सीमा लांघ सब रहे कुछ हैं। ठीक है। विशाल जी शांत रहे, मेरा जवाब सुन ले। पहले मैंने इसलिए कहा कि ईवीएम पे कोई सवाल कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया है। अगर किसी ने उठाया है इस देश में ईवीएम पे सवाल, सबसे पहले तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2009 में हारने के बाद, और जीवीएल नरसिम्हा जो इनके बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उनकी किताब है बाकायदा। कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। आपने कांग्रेस पार्टी को कह पॉलिटिकल टूरिज्म था। 18,000 कार्यकर्ता हमारे जेल गए, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल टूरिज्म था। अगर इस प्रदेश के किसी भी कोने में पिछले 3 साल से प्रियंका गांधी हर उत्पीड़न दमन के खिलाफ जनता के आक्रोश को विपक्ष की नेता की भूमिका अदा कर रही थी, इसको आपको पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आता है। विपक्ष क्या करता है? आप पढ़े लिखे आदमी, यही तो कहा था ना डॉक्टर लोहिया ने कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए विपक्ष का काम है कि सड़कों पर लगातार नीतियों को जो जनहित के विरुद्ध हो उस पर संगठित करे। अगर गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, अगर पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, तो क्या इस पर बोलेगा नहीं विपक्ष? और हम क्या कर रहे थे? संबित पात्रा हम यही तो कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोग मर गए, और आप हम पर कह रहे हैं कि हम जो है पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तब तो फिर विपक्ष की आपकी नजर में कोई जरूरत ही नहीं है। और कम से कम तथ्य सही रखिए, ईवीएम पे कोई सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया। ठीक है, ठीक है। विशाल मिश्रा जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। अतुल सक्सेना और उनकी पार्टी की ओर से बार बार समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया, हालांकि रिजल्ट आने के बाद बड़े नेताओं की खामोशी भी रही इस पर। लेकिन विशाल जी जल्दी से, उन्होंने आपके ऊपर टिप्पणी की है, जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी फौरन। चित्रा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस आत्ममंथन क्यों नहीं कर रही। मैं इसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां थी? ये जिस ऑक्सीजन से मरने की बात कर रहे हैं, तो क्या इनकी राज्य सरकारों ने यह लिख कर दिया कि इतनी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी होने से हुई है? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने जो है नहीं लिख के दिया, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या उनकी राज्य सरकारों ने लिख कर दिया? डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? चुनावी रिजल्ट आ चुके हैं, अब गंभीरता से कम ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरह के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर थोड़ा गंभीरता से सभी को बात करने की जरूरत है। रिजल्ट आ चुके हैं, चुनावी रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है विशाल मिश्रा जी। अब सभी को, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इस मामले में गंभीरता दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, ठीक है। अतुल सक्सेना ने इसके पहले आप पे टिप्पणी की थी, उस पर जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, मुद्दे लेकिन अहम है संबित पात्रा जी। प्रचंड जीत आप लोगों को भले मिली हो, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, ठीक है विशाल जी। तो इनसे पूछिए ना कि कोरोना आपदा के समय कितने लोगों को इन्होंने राशन दिया, ठीक है, कितने लोगों को। ठीक है, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए, उसके बाद में आगे। जो ऊपर से इसके 19 नाम है, उनके अलावा 20वां नाम इनके पास है, पूछिए इनसे। ठीक है, जब बुलडोजर चलता था माफियाओं पर, तो इनको दर्द क्यों होता था समाजवादी पार्टी को? क्योंकि इन्होंने चले ठीक है, बुलडोजर चलता था तो दर्द क्यों होता था? अतुल सक्सेना इसका जवाब लेंगे। संबित पात्रा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव 80 लोकसभा सीटें हैं, 24 के लिहाज से काफी ज्यादा अहम, लेकिन मुद्दे तो गौण नहीं हो जाते हैं ना। महंगाई वहां पर मुद्दा है, ये बात सच है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। 22 से सीधे 32 पर वो लोग जा पहुंचे। उसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है वहां पर, आवारा पशु बड़ा मुद्दा है वहां पर, कोरोना काल में जो तकलीफें लोगों ने सही वो मुद्दा है वहां पर। इस बात को आपको एड्रेस करना ही होगा संबित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, हम यहाँ एक डिबेट में 5 लोग बैठे हैं। अमूमन हर डिबेट में 5 या 6 लोग 7 लोग बैठे होते हैं, और मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये मुद्दे नहीं है। मुद्दा बिल्कुल है, कोरोना एक मुद्दा है, उसका वैक्सीनेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ ये भी मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर केवल हमारी पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बाहर जो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर तो चुनाव हुआ। और जनता जनार्दन है, डिबेट से डिसाइड नहीं होता है। जनता जनार्दन ईवीएम मशीन में जाकर अपने मत को कैद करवाती है, और उसी से निर्णय होता है सरकार कौन बनाएगा, किसने इन मुद्दों को अच्छे तरीके से डील किया, किसने हमें निजात दिया इन मुद्दों से। जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा वोट दिया है। 2 सीटें आई हैं,
केवल 2 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की। 399 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, 382 कैंडिडेट्स का जमानत जब्त हो गया। ठीक है, मुद्दा था, मगर जनता को लगा कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, तो क्या करे, इनका जमानत जब्त करो। अच्छा, कानून की व्यवस्था में हाँ योगी जी कर सकते हैं, कांग्रेस ना 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 ना, बिल्कुल कांग्रेस को देखना ही नहीं है, जमानत जब्त करो। जहां तक बेरोजगारी का मुद्दा है, अरे दादी भी बोलती थी गरीबी हटाना है, दादा भी बोलता था गरीबी हटाना है, नाना भी बोलता था गरीबी हटाना है, राहुल बाबा भी बोलते थे गरीबी, सब गरीबी कुछ तो हुआ नहीं, जमानत जब्त करो। ऐसे ही करते करते इन्हीं मुद्दों पे तो जमानत जब्त हुई है, और इन्हीं मुद्दों पर एक निर्णायक और अतुलनीय जीत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे। आप बताइए, कोरोना का विषय बिल्कुल सही कहा, एक जीवन भी पूरे भारतवर्ष में कहीं कोरोना के कारण गई है तो क्या दिल में दर्द नहीं होता है? क्या ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का विषय है, दर्द होता है। मोदी जी ने अथक परिश्रम किया है साहब, जो कुछ 15 करोड़ लोगों को 2-2 साल तक मुफ्त राशन देना, तभी माताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, साइलेंट वोटर्स, ये जो महिलाएं जिनके घरों में राशन गए, जो वैक्सीन दिया गया, कितने 2-2 वैक्सीन देश में निर्माण हुए, सभी के घरों तक सभी के परिवारजनों को वैक्सीन मिलना, ये कोई छोटा काम है क्या? कितने रिसोर्सेज है इंडिया में, उसके बावजूद मोदी जी ने ये सब कुछ किया ना, और उसी के कारण से ये तपस्या सफल हुआ, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं प्लीज कांग्रेस से कहूंगा, आप देखिए, आप चिंतन शिविर मत करिए, हमें आपसे लड़ना नहीं है, आप करिए मंथन, मत करिए, हमें क्या मतलब है, बल्कि आप मंथन नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अतुल जी, पंकज जी, देखिए, सबसे बड़े नेता इस देश का मैं तो राहुल गांधी मानता हूं, और मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं, हम कितना भी लड़ ले आपके साथ आके, कुछ भी कह दे, हम बुरे लोग हैं, राहुल गांधी को रिप्लेस बिल्कुल मत करिएगा। उनका बना रहना बहुत जरूरी है, देश के लिए अच्छा है, हितकर है, उनको प्लीज बना के रखिएगा, ये रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए। पंकज श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी तो देश के बारे में सोचते हैं संबित पात्रा, और उनकी जिह्वा पे सरस्वती है कि राहुल गांधी ही इस देश के लिए जरूरी है, और इस देश के बारे में अगर सचमुच कोई इस देश के संविधान के हिसाब से देश को बनाना चाहता है तो वो राहुल गांधी है, इसमें कोई शक नहीं। आज आपकी जिह्वा पर बैठी है सरस्वती, और बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, ये देश देखेगा, और यही आने वाला इतिहास देखेगा इस बात को। आपका अहंकार बना रहे, मैं भी ऐसे ही वो दुआ करता हूं। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, अरे साहब, यूपीए शासन में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था, आप 23 करोड़ लोगों को वापस भेज दिया। आप कहते हैं कि लोगों को हमने खाना दिया, वो खाना इसलिए दे पाए कि राइट टू फूड कानून बनाया था कांग्रेस ने, और वो देना पड़ेगा आपको, लेकिन उनकी संख्या कम होती जानी चाहिए थी। 15 करोड़ लोगों के हाथ में आप अगर कटोरा थमा दें, उन्हें रोजगार ना दें, उन्हें आत्मसम्मान ना दें, और कहें कि हम आपको राशन देंगे, तो ये 15 करोड़ लोगों का भी आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आपका भी अहंकार बना रहे, मैं बहुत विनम्रता से बोला, और बिल्कुल आपने सही, राहुल गांधी इस देश के आम कांग्रेस नेता के दिलों में है, और इस देश की जनता के दिलों में है, और ये समय भी आएगा। कांग्रेस की मौजूदगी देश भर की विधानसभा में 17% ही है। पंकज, इतना बड़ा ख्वाब आपका कैसे पूरा होगा? अरे हम तो अंग्रेजों के सामने ख्वाब देख लिए, जिनका सूरज नहीं डूबता था, ये तो उनसे माफी अंग्रेज थे ना, ये अंग्रेज नहीं है ना, दोनों में तो फर्क है। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, जो हमने ख्वाब देखा था। चलिए, ठीक है, बाप रे बाप, ठीक है, ये बहुत जीते हैं हम, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। ठीक है सर, लेकिन अगर इस तरह की आप बात करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आंकड़ों के हिसाब से बात कर रही थी ना, जो मेरे पास आंकड़े हैं मैं उसके हिसाब से आपसे सवाल कर रही थी, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है समझिए उस पर जवाब देंगे। ठीक है, संबित पात्रा जी, 2 सीट पाते थे, 1951 से जरा शांत हो जाए तो मैं जवाब दे दूंगा। तो क्या करूँ? ठीक है, ठीक है, संबित पात्रा जी, वो आपको गिना रहे हैं 1951 से जनसंघ के जमाने से लेकर 1980 में बीजेपी का जब गठन हुआ, उसके बाद भी तो 2 सीटें मिली ना आप लोगों को 84 में। वो तब की बातें, वो आईना दिखा रहे हैं आपको इतिहास का। अरे चित्रा जी, ये डिबेट खत्म होने के बाद जरा पंकज जी सुन लीजिए, छोटे भाई की बात कभी कोई सुन लिया। बोलिए संबित जी, बोलिए। चित्रा जी, ये डिबेट खत्म होने के बाद मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को फोन करने वाला हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगले बार मैनिफेस्टो में लिखिए कि एक टाइम मशीन भी बना करके कांग्रेस के दफ्तर में रखेंगे। एक टाइम मशीन में बैठा करके सारे कांग्रेस वालों को भेजिए, तो वो अंग्रेजों के सामने पीठ से
वो वही अंग्रेजों के जमाने के जेलर बने हुए हैं अभी तक। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, हम ऐसा करते थे। अरे भेजिए इनको पहले अगले मैनिफेस्टो में एक टाइम मशीन में बैठा करके इन सबको वहीं भेजिए। नंबर 2, देखिए इन्होंने सही कहा कि माँ सरस्वती हमारे जीवा पे बैठी है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप भी राहु को बैठाइए कांग्रेस पे, राहु को कांग्रेस के सीट पे बैठाइए। यही तो हम कह रहे हैं, मां सरस्वती हमारे जीवा पे बैठी है। चलिए ठीक है सर, राहु आके कांग्रेस पे बैठे, इजाजत यही हम देता कह है। रहे हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूपी में वापसी के बाद बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता क्या आसान हो गया है, ये सवाल आज हमने पूछा था। आपके जवाब मिले हैं। 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 10% लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।